नमस्कार। हम लोक प्रशासन की चर्चा कर रहे थे। और लोक प्रशासन में हम जो हमारा चर्चा का बिंदु था वो था लीडरशिप। नेतृत्व होता क्या है, हमने कल ये समझा था कि नेतृत्व एक क्रिया विधि है, नेतृत्व गुणों का एक समूह है। लेकिन हमने अंत में निष्कर्ष निकाला कि एक गतिविधि है जिसमें तीन चीजें जुड़ी होती है, नेता, अनुयायी और परिस्थितियां, तीनों जुड़ी होती है। नेता करते क्या हैं, हमने ये भी देखा था कि ये लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि हमें प्राप्त क्या करना है, उद्देश्य क्या है हमारे। उनके लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं, संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, और जो भावी संकट है उनका पूर्वानुमान वगैरह लगाते हैं। नेता ये काम करते हैं। यहाँ नेता का तात्पर्य पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, बल्कि यहाँ प्रशासनिक नेतृत्व क्या करता है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। एक शैक्षणिक संस्थान का जो प्रिंसिपल है वो वहाँ लीडर है, और एक बैंक में एक मैनेजर क्या है, लीडर है। नेतृत्व क्या है और क्या नहीं है, हमने ये भी कल देखा था। फिर हमने नेतृत्व की स्टाइल देखी थी कि नेतृत्व कितने प्रकार का हो सकता है। तो एक निरंकुश नेतृत्व देखा हमने, जिसमें अधीनस्थों का कोई महत्व नहीं होता, अनुयायी हैं उनकी योग्यता पे भरोसा नहीं किया जाता, और निर्णय करते वक्त, नीतियां बनाते वक्त उनका कोई सहयोग नहीं दिया जाता, सारी चीजें ऊपर से थोप दी जाती है। दूसरा आपने फ्री रेन या निर्बाध देखा था, उसमें नेता कुछ करता ही नहीं, सारे काम ही कौन करते हैं, अधीनस्थ करते हैं। तीसरी सबसे अच्छी लोकतांत्रिक या सहभागिता शैली देखी थी, जिसमें नेता और अनुयायी मिलकर आपस में काम करते हैं, जिसमें संचार दो तरफा होता है, अप टू डाउन और डाउन टू अप। इसमें मिलके निर्णय करते हैं, मिलके उनका निष्पादन करते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं, ग्रुप मैनेजमेंट होता है। फिर हमने एक और स्टाइल देखी कि एक होती है कार्य केंद्रित और एक होती है कर्मचारी केंद्रित। कार्य केंद्रित वो खतरनाक होता है, उसका पूरा ध्यान काम के ऊपर होता है, वो फिर डंडा लेके काम करवाने में लगा रहता है। कर्मचारी केंद्रित होता है, वो कर्मचारियों का हितैषी होता है, कर्मचारियों के अंदर मोटिवेशन लेके आता है, उनके पहल की क्षमता लेके आता है, उनमें खुद में नेतृत्व विकास की कोशिश करता है, उनका सहयोग लेता भी है, सहयोग देता भी है। वो कर्मचारी केंद्रित नेता होता है। हमने मेरी पार्कर फोलेट की चर्चा की थी, उसने कहा कि नेतृत्व कितनी चीजों से उपजता है, तीन। या तो वो नेता होगा जिसके पास कोई पद है, या वो नेता होगा जो बढ़ बढ़ कर आगे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तीसरा वो नेता होगा जिसके पास क्या होगा, व्यक्तित्व उसकी इतनी प्रभावी होता है कि बाकी उसकी लीडरशिप को स्वीकार कर लेते, उसकी बातों को मानने लगते हैं। चलिए, ये हमने स्टाइल की थी। अब मैं आज की एक घटना सुनाऊं, उसके बाद मुद्दे की शुरुआत। आज की नहीं, थोड़े से दिनों पहले की घटना है, जब हमारे लीडर्स बौखलाए हुए थे। वो इस वजह से बौखलाए हुए थे कि चीन में क्या आ गई थी, कोरोना आ गया था, और ये लग रहा था कि ये कोरोना अब विस्तारित होगा, और भारत में भी कौन सी लहर आ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है। दो लहर तो आ ही चुकी है, बड़ी लहर, तीसरी लहर भी आ सकती है कोरोना की, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी। तो इसी दौरान की बात है कि ये जो लहरें जो चलती है, ये समाज में कैसे अपनी भूमिका स्थापित कर लेती है। हर बात में लहरें आ जाती है। कोई भी चीज़ है ना, जो उस टाइम उसमें चल रही होती है, कहाँ, फिल्मों में चल रही होती है या अखबारों में चल रही होती है, वो फिर आपकी बातों में भी झलकने लगती है। तो मेरे पड़ोस में है ना, वो झगड़ा चल रहा था। तो एक सास और बहू दोनों झगड़ रहे थे, और जो उस सास का बेटा था, उसका पति था, उसने ना झगड़े को बड़ी मुश्किल से क्या करवाया, शांत करवाया, दोनों के पैर पार पकड़ के जैसे भी। इतने में ही उसके बच्चे ने क्या देखा कि उसकी नानी आ रही है, बच्चे की, यानी उस पुरुष की क्या आ रही है, सास आ रही है। तो वो जोर से चिल्लाया, पापा जी कौन सी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। चलो, अब हम जो लहरें लाएंगे ना, वो 4 लहरें लाएंगे, 3 नहीं लाएंगे, कितनी, 4। लेकिन वो काहे की होगी, वो कोरोना की भी नहीं होगी, वो नानी वाली लहर भी नहीं होगी, वो कौन सी होगी, लीडरशिप की चर्चा करेंगे।
आज हम लीडरशिप के 4 सिद्धांत करेंगे। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। चार थ्योरीज करेंगे। एक हम करेंगे लक्षण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। दूसरा हम करेंगे व्यवहारवादी से पहले सेंसफोर्ड वाला करेंगे, क्या नाम उसका, ग्रुप थ्योरी करेंगे, समूह सिद्धांत करेंगे, ग्रुप थ्योरी। तीसरा हम करेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी। और चौथा जो हम करेंगे वो करेंगे सिचुएशनल या स्थितिवादी या परिस्थितिवादी। सिचुएशनल थ्योरी। पहले तो हम इनकी एक छवि बनाते हैं कि ये सारी थ्योरी कहने क्या चाह रही है। हम देख रहे हैं कि नेतृत्व तो पैदा कैसे होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेता बनते कैसे हैं, नेता किस प्रकार काम वगैरह करते हैं, क्या है नेतृत्व। तो लीडरशिप की पहली थ्योरी ये कहती है कि नेता जो बनता है, देखिए हमने देखा चेस्टर बर्नार्ड के यहाँ कि नेतृत्व में कितनी चीजें होती है, 3 चीजें होती है। एक नेता होता है, दूसरे अनुयायी होते हैं और तीसरे क्या होते हैं, परिस्थितियां। ये लक्षण या गुण वाला जो सिद्धांत है ये कहता है जो नेतृत्व तैयार होता है ना, वो नेता के कैसे तैयार होता है, गुणों से तैयार होता है। तो लीडरशिप में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पूरी प्रोसेस के दौरान, वो कौन होता है, खुद नेता होता है। नेता के लक्षण होते हैं। अनुयायी महत्वपूर्ण नहीं होते, परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण कौन होता है, नेता होता है। उसमें अगर दम है तो वो नेता बन जाएगा, अपने आप ही अनुयायी तैयार कर लेगा, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेगा। अगर उसमें ही गुण नहीं है तो फिर वो नेता नहीं बन पाएगा। तो नेता के गुण जरूरी होते हैं नेतृत्व के अंदर, ठीक है। दूसरा है समूह सिद्धांत। ये कहता है कि नेतृत्व में 2 चीजें आती है, नेता और अनुयायी। अगर ये इनका अच्छी बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच में, नेता अनुयायियों के लिए काम कर रहा है, अपने अधीनस्थों के लिए काम कर रहा है, और अधीनस्थ किसके लिए काम कर रहे हैं, नेता के लिए, तो होगा नेतृत्व अच्छा। अगर ये दोनों में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है ना, तो अच्छा नेता तैयार है नहीं हो सकता। अनुयायी अगर सहायता नहीं करेंगे, अनुयायी नेता की बात नहीं मानेंगे, अधीनस्थ नेता की बात नहीं मानेंगे, तो नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एक स्कूल का प्रिंसिपल नेता होता है, वो प्रशासनिक नेतृत्व उसके पास। उसने कहा कि आज हम इस विद्यालय में 26 जनवरी मनाएंगे, या आज हम यहाँ एक वार्षिकोत्सव करेंगे, यहाँ एनुअल फंक्शन करेंगे। अधीनस्थों ने कहा कि हम सब तो छुट्टी लेंगे आज। उसका नेतृत्व हाथों हाथ ही फेल हो जाएगा, क्योंकि अधीनस्थों ने उसका क्या नहीं किया। उसमें भले ही कितने ही गुण थे, वो वीर था, क्रांतिकारी था, भाषणवाज था, पढ़ा लिखा था, कितने थे, लेकिन किसका सहयोग नहीं मिला, अधीनस्थों का, अनुयायियों का सहयोग नहीं मिला। तो नेता गुणों से नहीं बनता, बल्कि नेता अपने किससे बनता है, तो नेता और अनुयायी आपस की बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। कि नेता अनुयायियों के लिए क्या करता है और अनुयायी नेता के लिए क्या करते हैं। तो ये अनुयायी और नेता आपस में जब एक दूसरे के साथ अच्छी क्रियाविधियां करते हैं, अच्छी अंतर्विधियां करते हैं, तब नेतृत्व पैदा होता है। तीसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत। ये कहता है कि नेतृत्व को समझना है तो न तो नेता के गुण समझो, न नेता और अनुयायी के आपसी संबंध समझो, बल्कि ये देखो कि नेता व्यवहार कैसे करता है, नेता का मनोविज्ञान कैसा है, नेता की शिक्षा कैसी है, नेता अपने लोगों को अभिप्रेरणा कैसे देता है, नेता कैसे अपने लोगों में क्या जगाता है,
उत्साह जगाता है, आप उसको व्यवहार में जाके देखो। तो नेतृत्व को समझने के लिए नेता का क्या समझना पड़ेगा? व्यवहार समझना पड़ेगा कि वो व्यवहार किस प्रकार का करता है। अगर आपको स्कूलों के प्रिंसिपल्स को समझना है तो हर एक प्रिंसिपल का व्यवहार देखना पड़ेगा आपको। मानवीय व्यवहार कैसा है, वो पढ़ा लिखा कितना है, उसका मनोविज्ञान कैसा है, उसकी सामाजिक स्थितियां कैसी है, वो बोलने में कैसा है, प्रेरित करने में कैसा है। तो आप उसके द्वारा किए जाने वाले कामों को देखो, उसके गुण मत देखो, अनुयायियों से संबंध है मत देखो, वो तो किसी भी चीज को कार्य रूप में परिणित कैसे करता है उसको देखो। बहुत सारे लोगों में गुण तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उन गुणों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ तो आप चीजों का इम्प्लीमेशन देखो, व्यवहार देखो कि व्यवहार में डाला कैसे जाता है। तो नेताओं का व्यवहार है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो अनुयायियों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। कई आपने देखा होगा कि बड़े है ना, वो अच्छे व्यक्ति होते हैं, प्रिंसिपल बड़े दानशील होते हैं, बच्चों को चलते चलते बड़ी सारी तनख्वाह लौटा देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने अधीनस्थों के साथ ढंग से बात नहीं करते, उनमें अहम आ जाता है। तो इसका मतलब उनके गुण तो बहुत है, लेकिन उनका क्या नहीं अच्छा, व्यवहार अच्छा नहीं है। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि नेतृत्व किसके ऊपर निर्भर करता है? नेता के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। आप उसको देखो, उसके गुण, अनुयायी ये मत देखो आप। फिर है कौन सा सिद्धांत है? स्थितिवादी सिद्धांत, सिचुएशनल थ्योरी। ये कहता है एक नेता न तो अपने गुणों से बनता है, न अपने अनुयायियों के साथ संबंधों से बनता है, न ही अपने भांति भांति के व्यवहार से बनता है, बल्कि नेता को कौन बनाती है? स्थितियां बनाती है, परिस्थितियां बनाती है। कई बार नेता बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती। ठीक है, मोदी जी की चर्चा कर लेते हैं। मोदी जी 1952 में चुनाव लड़ रहे हैं, सामने जवाहरलाल नेहरू। तो क्या मोदी जी जीत जाएंगे? क्या नहीं, क्योंकि उस समय देश नया नया आजाद हुआ था, और इस आजादी की जो पृष्ठभूमि थी वो महात्मा गांधी, सुभाष बोस और इन सब लोगों ने जो मिलकर तैयार की थी, इसमें धर्मनिरपेक्षता का बोलबाला था। इसमें कहीं भी हिंदू मोबलाइज नहीं थे। तो मोदी जी भले कितने ही अच्छे गुणवान थे, अनुयायियों से कितना ही अच्छा संबंध था, बहुत अच्छे व्यवहारवादी थे, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, तो वो जीत नहीं पाते, या नेतृत्व तो उनका सफल नहीं हो पाता। तो कई बार क्या होता है, सिचुएशन है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मनमोहन सिंह में शिक्षा की कोई कमी नहीं है, गुणों की कोई कमी नहीं थी, काम बहुत अच्छा किया उसने इस देश को आगे ले जाने में, और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से इस देश को सुदृढ़ करने में जो भूमिका मनमोहन सिंह ने पिछले सालों में निभाई है ना, अटल बिहारी के बाद, वो वाकई में सकारात्मक। अटल बिहारी ने अच्छे काम किए, अटल बिहारी के बाद और अच्छे काम किसने किए? मनमोहन सिंह ने। ये चाहे उनके मनरेगा का प्रोग्राम हो, चाहे फिर उनका ये 2 रुपये गेहूं वाला जो खाद्यान्न का प्रोग्राम हो, ये जोरदार प्रोग्राम थे। उसके बावजूद हमने देखा कि वो तीसरी बार सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि परिस्थितियां बदल गई थी, भ्रष्टाचार हावी हो गया था, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, नीतियां बन ही नहीं रही थी, और लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं मत्स्य न्याय आ गया है, ये तो मोनी बाबा है, ऐसे करके, और देश की परिस्थितियां बदल गई थी। तब कौन आ गए थे? मोदी जी आ गए थे। तो देखिए, किसी को बनाती कौन है? परिस्थितियां। ये कई बार चलते चलते ही क्या हो जाती है? प्रतिकूल हो जाती है। गांधी से बड़ा नेता इस देश में आज तक नहीं हुआ। और जब गांधी की डेथ हुई थी तो गांधी को कहाँ लगा दिया गया था? किनारे लगा दिया गया था। और किसकी चलती थी? नेहरू की और पटेल की। गांधी ने अच्छी तरह कहा था, पाकिस्तान के कुछ पैसे बनते हैं, वो हिसाब किताब कर लो। वो बोला आप तो चुप रहो, हम बड़े आप देख लेंगे। अप्रासंगिक हो गए थे अंतिम समय में गांधी जी इस देश के लिए। न्योल की भेज दिया गया था कि आप तो बांग्लादेश में जाओ, मत झगड़ो, शांत करो, दिल्ली की सत्ता हम अपने आप ही संभाल लेंगे। तो गांधी में गुण कम थोड़ी हो गए थे, वही गुण थे। अनुयायियों के साथ वैसे उनके क्या थे? संबंध थे, वैसे ही व्यवहार कर रहे थे। लेकिन देश की परिस्थितियां बदल गई थी, देश आजाद हो गया था, अंग्रेज चले गए थे, नेतृत्व बदल गया था, माहौल बदल गया था देश का। इसलिए गांधी का नेतृत्व क्या हुआ? चल नहीं पाया लास्ट टाइम के अंदर। तो नेतृत्व को कौन डिसाइड करती है? स्थितियां।
तो ये कहता है सब चीजों को मिला के देखो, नेता, अनुयायी, वातावरण उस देश का, उन देश की स्थितियां। ठीक है, एक और चर्चा करते हैं। 1970 में चुनाव हो रहे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ रही है और रायबरेली रेंज को इंदिरा गांधी हार गई बुरी तरह से, कांग्रेस भी हार गई, नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस का सफाया हो गया। तो ये बताओ, इंदिरा गांधी में गुणों की कमी आ गई थी क्या? नहीं। उनके अनुयायी थे, उनकी कोई गड़बड़ हो गई थी? अच्छे संबंध थे, वो उन काम करती थी अपने अनुयायियों के लिए, बातें मानती थी कांग्रेसियों की, उसके व्यवहार में भी कोई गड़बड़ नहीं थी। गड़बड़ क्या हुई थी? देश की क्या बदल गई थी? उस इमरजेंसी की वजह से स्थितियां बदल गई थी, लोगों की सोच, परिस्थितियां, वातावरण बदल गया था देश का। तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उसका नेतृत्व फेल हो गया। तो कई बार स्थितियां बदल जाती है तो लीडरशिप सही नहीं होती। तो लीडर को कौन बनाती है? परिस्थितियां। तो नेता, अनुयायी, स्थितियां, वातावरण, ये सारी मिलकर लीडरशिप को तैयार करती है। कौन सा सिद्धांत मानता है? ये सबसे व्यापक सिद्धांत कौन सा है? स्थितिवादी है। तो हमारे पास 4 सिद्धांत हो गए, बताओ कौन कौन से? लक्षण सिद्धांत, समूह सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और स्थितिवादी सिद्धांत। अब हम सबसे पहले तो ट्रेट थ्योरी करते हैं कि ये क्या है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या कह रही है कि नेता के अंदर लक्षण होंगे तो नेता बन जाएगा, स्थितियां कोई सी भी अनुयायी मानने चाहिए नहीं माने, नेता बन जाएगा। ये है लक्षण सिद्धांत। और ये ग्रेट मैन थ्योरी कहलाती है। कौन सा? महान व्यक्ति का सिद्धांत कहलाती है कि व्यक्ति में महानता के गुण होते हैं, इसलिए वो नेता बनता है। और ये लक्षण थ्योरी शुरुआत में तो ये माना करती थी कि नेता बनाए नहीं जाते, बल्कि नेता तो पैदा क्यों होते हैं, ये लीडरशिप है। तो गांधी पैदा हुआ था, बनाया नहीं गया था, इनका कहना ये है। चर्चिल पैदा हुआ था, जन्मजात प्रतिभाएं होती है कुछ लोगों में, जन्मजात गुण होते हैं जिनको लीडर बनाते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? लक्षण सिद्धांत। इसमें नेता के व्यक्तित्व को, उसके गुणों को, उसके लक्षणों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महान व्यक्ति सिद्धांत के ऊपर चलती है। और इसके जो समर्थक है ना, वो कौन है? टेरी है, कल हमने जो किए थे आरवे, टीड है, पॉल एच एपलबी है, और खुद चेस्टर बर्नार्ड है। ठीक, ये लक्षणवादी सिद्धांत के, ट्रेट थ्योरी के समर्थक है। दूसरा है समूह सिद्धांत, ये सेंसफोर्ड का है। ये सेंसफोर्ड क्या करे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सेंसफोर्ड ये कह रहा है कि जो ग्रुप है किसका? नेता और अनुयायियों का, इस ग्रुप में बॉन्डिंग कैसी है, आपसी संबंध कैसे हैं, इसी के ऊपर निर्भर करता है नेतृत्व। अगर नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है, अपने अनुयायियों को संतुष्ट कर देता है, तो अनुयायी किसके लिए काम करते हैं? नेता के लिए। तो जो नेतृत्व तैयार होता है वो नेता और अनुयायी दोनों से मिलके तैयार होता है। अकेला नेता के गुण कुछ नहीं बनाते, बल्कि किसका सहयोग अपेक्षित होता है। तो नेतृत्व एक द्वितरफा क्रिया है जो नेता और किसके मध्य चलती है? अनुयायियों के मध्य। कितने गुण होने के बावजूद अगर उसके अधीनस्थ उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं तो नेता बन ही नहीं सकता। तो दोनों ही जरूरी है, नेता भी और अनुयायी भी। और इसी को मेरी पार्कर फोलेट बताओ क्या बोलती है? गुड सर्कुलर रेस्पॉन्स बोलती है। सर्कुलर रेस्पॉन्स का तात्पर्य यह है कि ये नेता है और ये उसके अधीनस्थ है, ये बॉस है, ये अधीनस्थ है। नेता इनके लिए काम करेगा तो ये नेता के लिए काम करेंगे। ये सर्कुलर रिस्पॉन्स है। इसी को सेंसफोर्ड ने कौन से सिद्धांत के तहत प्रकट किया? समूह। किस किस का समूह? नेता और अधीनस्थों का समूह जब मिलके काम करता है तब ये नेतृत्व तैयार होता है। तीसरा है कौन सा? व्यवहारवादी। इसको हम व्यापक रूप में करते हैं। ये व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं नेता के गुण महत्वपूर्ण नहीं है, नेता और अनुयायी के संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा ये है कि नेता व्यवहार है कैसे करता है, वो प्रेरित कैसे करता है औरों को, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम नेतृत्व की कौन सी थ्योरी कर रहे हैं?
नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत कर रहे हैं। ये इसमें अधिकांश जो विद्वान हैं वो अमेरिकन हैं, यूएस के विद्वान। और ऐसे ही विद्वानों में एक विद्वान है जिसका नाम है कुर्ट लेविन। इसने 1930 के आसपास ओहियो में स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ प्रयोग किए थे, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में। और उसके आधार पे इसने कुछ क्या निकाले थे, निष्कर्ष निकाले थे। तो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो निष्कर्ष हैं वो कैसे निष्कर्ष हैं, व्यवहारवादी निष्कर्ष हैं, जो किसने निकाले थे, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने कहा कि नेता है वो कितने प्रकार की स्टाइल लगाता है, 3 प्रकार की स्टाइल लगाता है। एक वो नेता होते हैं जो कैसे होते हैं, निरंकुश। तो निरंकुशता क्या है, नेता के गुण है, नेता न्याय के संबंध है या नेता का व्यवहार है। नेता का व्यवहार है जो अधीनस्थों को कुछ भी नहीं समझता, उनको वो भयभीत करता है, उनका वो शोषण करता है, उनको वो डराता है। ये उसका व्यवहार है, अधीनस्थों को डराने वाला व्यवहार। वो उनकी क्षमताओं पे विश्वास है नहीं करता, वो उनको निर्णय में भागीदारी नहीं देता। तो ये जो मैंने सारे शब्द बोलते हैं ये वो कहाँ डालता है, अपने व्यवहार में डालता है। ठीक है, अब आप दूसरा फट से समझ जाओगे। दूसरा जो नेता है वो कैसा नेता है, निर्बाध है। इसमें वो क्या व्यवहार करता है अधीनस्थों के साथ, खुला छोड़े, तुम करो तुम्हें जो भी करना हो, वो निर्बाध नेतृत्व है। और तीसरा कौन सा है, लोकतांत्रिक है। इसमें वो कैसा व्यवहार करता है, इसमें वो समान व्यवहार करता है, उनकी राय सुनता है, उनकी राय मानता है, उनको राय देता है। यहाँ सामूहिक रूप से लक्ष्य निर्धारण किए जाते हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक निर्णय किए जाते हैं, और उन निर्णयों को सामूहिक रूप से निष्पादन है उनको लागू किया जाता है। तो ये वाला लोकतांत्रिक प्रकार का नेता होता है। तो ये कैसा व्यवहार करता है, ये सहभागी व्यवहार, पार्टिसिपेटिव टाइप का व्यवहार करता है। ये अधीनस्थों को महत्व देता है, उनकी बातें सुनता है, उनमें पहल क्षमता को आगे करता है कि तुम भी कुछ काम करो, उनको उत्तरदायित्व देता है उनको। तो ये उसका व्यवहार है। तो कुर्ट लेविन ने कहा कि 3 प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं, निरंकुश, निर्बाध और लोकतांत्रिक। ये 3 प्रकार के स्टाइल हो सकते हैं एक नेता के। फिर एक मिशिगन रिसर्च हुई, मिशिगन इंस्टीट्यूट के अंदर, मिशिगन रिसर्च। ये रिसर्च किसने की थी बताओ, ये की थी रैंसिस लिंकर्ट थे। इसका हम बार बार नाम ले रहे हैं, इससे पहले भी इसको हम कई बार चुके हैं। रैंसिस लिंकर्ट की मिशिगन रिसर्च 1945 के आसपास हुई थी। हाँ हो गया तो 1 आधा साल आगे पीछे हो गया, ये नहीं पूछेंगे कब हुई थी। ठीक है, क्या 1946 में हुई थी। तथ्य इधर उधर हो जाते हैं कई बार। मिशिगन रिसर्च यूएस में हुई, और किसने की, रैंसिस लिंकर्ट ने। ठीक है, रैंसिस लिंकर्ट ने ये रिसर्च की। उसने कहा कि नेता है ना, ये 2 प्रकार की स्टाइल लगाते हैं। इनका व्यवहार कितने प्रकार का होता है, 2। एक नेता हमेशा ही कार्य के बारे में सोचता है, दूसरा नेता कर्मचारियों के बारे में सोचता है। तो नेता 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्य केंद्रित और दूसरे होते हैं कर्मचारी केंद्रित। ये जो कार्य केंद्रित नेता होते हैं इनका पूरा ध्यान निकाय पे रहता है कार्य के ऊपर। ये येन केन प्रकारेण कार्य करवाना चाहते हैं, इन्हें अपने अधीनस्थों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। इनकी नजर में तो टारगेट पूरे होने चाहिए, उद्देश्य पूरे होने चाहिए। ऐसे उद्देश्यों की चर्चा करा था कि कार्य केंद्रित जो नेता होता है, लीडरशिप होती है, वो कैसी होती है। तो एक बार मुर्गी का जो मुर्गी खाना था, इसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में एक दिन समस्त मुर्गियों की मीटिंग बुलाई गई और मालिक ने मीटिंग बुलाई। सब मुर्गियों से ये कहा कि ये पोल्ट्री फार्म नुकसान में चल रहा है, तो तुम ध्यान रखो कि तुम आज के बाद रोज कितने अंडे दोगी, 2 अंडे दोगी।
टारगेट मिल गया उनको, अधीनस्थों को क्या मिल गया, टारगेट। किस्म तो 2 अंडे दो, तब है ना इसका खर्चा निकलेगा, तब तुम्हारे है ना आगे जाके और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। बशर्ते उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टारगेट है पूरा करना पड़ेगा। तो एक दिन एक मुर्गी आई, वो मुर्गी आके बोली कि मालिक मैं ना 2 अंडे नहीं दे सकती, और 2 अंडे नहीं दे सकती, तेरे यहाँ कोई काम ही नहीं है कि मैं 1 अंडा दे रही हूँ, वो गनीमत नहीं है क्या? क्यों? कि तुम उपकार कर रही है? क्या विश्वास नहीं करे कि मैं मुर्गा हूं? उसके बावजूद मैं क्या दे रहा हूं, अंडे दे रहा हूं। तो ये इतना दबाव बनाते हैं काम के लिए कि मुर्गे भी क्या देने लगते हैं, ये अंडा देने लगते हैं। तो ऐसे जो मुर्गी फार्म के मालिक होते हैं वो क्या होते हैं, कार्य केंद्रित होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने मुर्गी है या मुर्गा, उनको तो अंडे चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते, दूसरे होते हैं कर्मचारी केंद्रित, जो मुर्गी और मुर्गी में क्या समझते हैं, भेद समझते हैं। तो वो कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रकार के होते हैं, सहभागी प्रकार के होते हैं। ये कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, उनको मौका देते हैं और निर्णय प्रक्रिया में उनको क्या देते हैं, भागीदारी देते हैं। और कितने प्रकार का संचार करते हैं, 2 तरफा संचार करते हैं। वो कौन से होते हैं, कर्मचारी केंद्रित। तो बढ़िया कौन से होते हैं? अगर आपको कर्मचारी केंद्रित देखना हो तो इनमें आपसे किससे तुलना कर सकते हैं, लोकतांत्रिक से आप तुलना कर सकते हैं। तो ये थी मिशिगन रिसर्च, जो किसने की थी, रेसिस लिंकर्ट ने की थी। उसके बाद रेसिस लिंकर्ट ने क्या किया, 4 प्रकार की मैनेजमेंट की स्टाइल और बताई है थोड़े साल बाद, कोई 10-15 साल बाद, कि ये तो थे, और उसने 4 स्टाइल बाद में और बताई। तो उन 4 स्टाइल की चर्चा करते हैं। मैनेजमेंट स्टाइल, अब ये आप कह रहे हैं कि ये तो मैनेजमेंट स्टाइल है। मैनेजमेंट स्टाइल का तात्पर्य यहां हम और क्या लिख दें, लीडरशिप स्टाइल भी लिख देते हैं। मैनेजमेंट मैनेजर करता क्या, लीडरशिप भी तो करता है, तो आप इसको लीडरशिप स्टाइल भी बोल देते हैं। बेसिकली ये नाम ये है इसका, 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, या अपन इसको कह सकते हैं प्रबंधन के कितने तंत्र, प्रबंधन के 4 तंत्र। आप इन शब्दों की तरफ जाना, 4 तंत्र, ये ना ये पूछा जा सकता है आपसे, प्रबंधन के 4 तंत्र, या 4 स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, या 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप कह लो आप। लीडरशिप के 4 तंत्र कौन कौन से? नंबर 1, ये कहता है एक वो नेता होता है जो शोषक निरंकुश होता है। शोषक निरंकुश, इसको इंग्लिश में करना पड़ेगा, ध्यान रखना। शोषक निरंकुश नेता कौन सा होता है? हाँ, एक्सप्लोटिव एथॉरिटिव। होगा क्या कि जब आप पेपर में जाओगे ना, तो हो सकता है इनकी क्या बदल जाए, हिंदी के शब्द बदल जाए। शोषक को वो निरंकुश लिख देगा तो आप सोचोगे यार ये कौन सा आ गया, निरंकुश या कुछ और लिख देंगे, इन शब्दों को बदल देंगे। तो आप इंग्लिश करके जाना शोषक निरंकुश की। तो एक्सप्लोटिव, शोषण करने वाला, एक्सप्लोशन करने वाला, और कैसा, एथॉरिटिव, सत्तावादी। कई बार हम इसको शोषक सत्तावादी भी लिख रखते हैं, इंग्लिश नहीं बदलेगी इसकी। ये एक ही काम जानता है, डंडा चलाना जानता है। ये डंडे से काम करवाता है, डरा के और धमका के और भय से काम करवाता है। वो होता है शोषक निरंकुश, अधीनस्थों को कुछ भी नहीं समझता। दूसरा होता है उदार निरंकुश। अब इसकी भी इंग्लिश देख लेना आप, बेनेवोलेंट एथॉरिटिव, या उदार सत्तावादी। उदार निरंकुश नहीं, उदार क्या लिख दो, सत्तावादी। इसकी हिंदी है, इंग्लिश देखे जाना इन सब शब्दों की। उदार सत्तावादी, उदार सत्तावादी वो होता है कि जो निर्णय तो खुद करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वो भावनाओं को समझता है। ये गाजर भी रखता है और ये छड़ी भी रखता है, दोनों का प्रयोग करता है। तीसरा होता है पार्टिसिपेटिव, या कौन सा, परामर्शकारी। ये परामर्श करता है, पूरी चर्चाएं करता है, कहता बढ़िया करेंगे अपन मिलके करेंगे, लेकिन जब निर्णय करने की बारी आती है तो कौन करता है, खुद कर लेता है। परामर्श में नहीं करता, पूछता रहता है बार बार। तो कर्मचारियों को ये लगता है कि कम से कम पूछा तो जा रहा है, भले ही अपनी चलाता हो, पूछता जरूर है, उनकी भावनाओं को समझता है। और लास्ट कौन सा होता है, सहभागी समूह। देखो पूरा नाम ये है इसका, पार्टिसिपेटिव
ग्रुप वाला होता है, पार्टिसिपेटिव ग्रुप वाला सहभागी समूह होता है, ये लोकतांत्रिक प्रकार का होता है। ये नेता सारी बातें मिलके डिसाइड करता है अपने अनुयायियों के साथ। अधीनस्थों को सबसे ज्यादा महत्व किसमें मिलता है? ये लोकतांत्रिक प्रकार के, जिसमें द्वितरफा संचार मिलता है, सामूहिक निर्णय वगैरह सारे काम इसके अंदर होते हैं। अधीनस्थों को इसमें पूर्ण महत्व दिया जाता है। तो इसमें प्रबंधन का कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा है? सहभागी समूह वाला सबसे अच्छा है। ये लीडरशिप की ये स्टाइल ये सबसे अच्छी है। ये व्यवहार, इसमें सबसे अच्छा व्यवहार फिर किसका है बताओ आप? अब आपको पता चल गया ना। अब आपसे ये पूछे कि ये व्यवहारवादी सिद्धांत है, तो इसमें नेता कैसा व्यवहार करता है बताओ आप? लोकतांत्रिक व्यवहार करता है, वो पार्टिसिपेटिव व्यवहार करता है, वो उनको प्रेरित करने का व्यवहार करता है, उनको पहल जागृत करने का व्यवहार करता है, उनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देता है, उनको बोलने के लिए प्रेरित करता है, उनको उत्तरदायित्व देता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वो ऐसा व्यवहार करता है वो। तो ये सहभागी समूह होता है। अब एक बार हम रेसिस लिंकार्ट ने जो 4 प्रकार के मैनेजमेंट स्टाइल बताए हमें, या नेतृत्व के 4 प्रकार बताए, एक बार इंग्लिश में बताओ आप मुझे। एक्सप्लोरेटिव, अथॉरिटिव, ये बेनेवोलेंट, अथॉरिटिव, ये कंसल्टेटिव, और ये पार्टिसिपेटिव ग्रुप वाले। इनको इंग्लिश में करके जाना आप। अब अगर मैं इनको हटा भी दूं ना तो एक बड़ी बड़ी सी छवि आपके बन रखी है। अब मैं इसको हटा देता हूं एक बार। इनमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, इसका रेसिस लिंकार्ट वाला। कुर्ट लेविन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रयोग है इसके। कितने प्रकार का लीडरशिप का व्यवहार बताया है? 3, निरंकुश, फिर बाद लोकतांत्रिक। ठीक। मिशिगन रिसर्च जो कि रेसिस लिंकार्ट के नेतृत्व में हुए थे, कितने प्रकार के व्यवहार बताए? 2, कार्य और कर्मचारी। अच्छा कौन सा होता है? कर्मचारी। मैनेजमेंट स्टाइल बाद में रेसिस लिंकार्ट ने 4 और प्रकार के बताए 15 साल बाद। वो कौन से हैं? एक्सप्लोरेटिव, अथॉरिटिव, फिर 2 नंबर पे कौन आता है? 2 नंबर ये हो सकता है कई बार ना आपको पूछ ले सबसे बुरा कौन होता है? एक्सप्लोरेटिव अथॉरिटी होता है। उससे थोड़ा सा ठीक कौन होता है? बेनेवोलेंट अथॉरिटी होता है। उससे थोड़ा सा ठीक है कंसल्टेटिव होता है, और सबसे अच्छा पार्टिसिपेट। तो कई बार सीरीज पूछ ले कि इनको लगाओ आप, अच्छे नेतृत्व के व्यवहार को आप सीरीज में लगाओ, तो आप इसी प्रकार सीरीज में लगा सकते हैं। ये 4 स्टाइल है, 1 नंबर सबसे घटिया और 4 नंबर सबसे बढ़िया है। अब हम एक और करेंगे, व्यवहारवाद का एक और सिद्धांत करेंगे, मैनेजरियल ग्रिड, प्रबंधकीय ग्रिड थ्योरी करेंगे। व्यवहारवाद से एक और सिद्धांत निकला हुआ है, प्रबंधकीय। ये सीधा ही नाम आ जाए, कई बार मिलाना भी आ जाता है। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत काय का? लीडरशिप का, नेतृत्व का प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत। ये है रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन माउंटेन का। ब्लैक और माउंटेन, एक तो इनका याद रखना पड़ेगा। एक तो नाम याद रख लो। आपके जो क्वेश्चन आएगा लीडरशिप के ऊपर, अगर पेपर अच्छा बना तो या तो रेसिस लिकर्ट पे पूछा जाएगा, और या फिर ब्लैक एंड माउंटेन। इस यहाँ सबसे ज्यादा चांस यहीं से बनते हैं बस। वैसे लिकर्ट पे भी 4 प्रकार के मैनेजमेंट स्टाइल में से आएगा। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, हम इसको ना बड़े मजेदार तरीके से समझेंगे। ये क्या करता है, एक वो बनाता है, आपका ग्राफ बनाता है। उस ग्राफ के माध्यम से ये लीडरशिप को समझाता है। ये लीडरशिप को समझाने के लिए, इसके स्टाइल को समझाने के लिए कितने प्रकार बताता है? 2, कि जो लीडर्स होते हैं ना उनकी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के स्टाइल होती है। अभी हम देखे गए थे, एक कर्मचारी केंद्रित और एक कार्य केंद्रित। ये उनको अलग देता है। एक वो होते हैं जो किसके ऊपर ध्यान देते हैं? प्रोडक्शन कंसर्न होता है, प्रोडक्शन के ऊपर, उत्पादन के ऊपर ध्यान देते हैं।
दूसरे वो होते हैं जो प्रोडक्शन की बजाय किस पे ध्यान देते हैं, लोगों पे ध्यान देते हैं। तो ये पीपल कंसर्न होते हैं। अब देखते हैं कि नेता है, लीडरशिप के जो स्टाइल है, व्यवहार है, वो कितने प्रकार के होते हैं। एक ये इसके ना स्केल बना लेता है, 3 4 5। यहां भी वो 9 लगा लेता है, 1 2। बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टफ आ जाए, तब मैं कह रहा हूं भाई ये स्टाइल बताओ कौन सी है, उत्पादन इतना है और लोगों के साथ संबंध इतना है। तो वो कहता है एक नेता होता है कमजोर, मैं साइड में लिख देता हूं। पहला ये होता है कमजोर व्यवहार वाला नेता। तो न तो वो कर्मचारियों को खुश रख पाता है और न ही वो उत्पादन करवा पाता है। तो न तो वो कर्मचारी केंद्रित होता है, नहीं वो कार्य केंद्रित होता है। न तो वो कोई अच्छा प्रोडक्शन कर पाता है, नहीं उसे कर्मचारी खुश रहते हैं। ऐसे नेता को क्या बोलते हैं, कमजोर बोलते हैं। और ये यहां बैठा होता है कमजोर नेता, ये हम यहां भी एक ही पैदा करता है और यहां भी एक ही, उत्पादन भी थोड़ा सा किया और लोगों को खुश भी थोड़ा सा रखा, कार्मिकों को। तो ये है 1.1 वाला नेता, ठीक है। दूसरा होता है कंट्री क्लब वाला नेता। कंट्री क्लब वाला नेता ना, वो अधीनस्थों को तो बड़ा खुश रख लेता है, लेकिन ऐसा नेता बड़ा घातक होता है संस्था के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन पे ध्यान है। अधीनस्थों कहता तुम यार मजे करो, खाओ और पियो, और अपने भाई हैं, ये है काम कर लेना यार हो तो, वरना तुम भी मजे करो और मैं भी मजे करूं, खाओ और खाने दो स्टाइल में जो काम करता है, वो कंट्री क्लब नेता कहलाता है। तो दूसरा नेता कौन सा होता है, कंट्री क्लब। ये जो कंट्री क्लब नेता होता है, उत्पादन पे ध्यान नहीं देता, बल्कि इसका पूरा ध्यान किसके ऊपर होता है, लोगों के ऊपर होता है कंट्री क्लब का। कि चलो अपन क्लब में चलते हैं, वहां क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। कि आज तो स्कूल में प्रिंसिपल से, स्कूल छोड़ो ना यार, स्कूल संडे है, चलो मूंगफली खाते हैं, बच्चों को क्या कर दो, छुट्टी कर दो, ठीक है। अब ये नेता कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। मैं चलो मैं मेरे गांव की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे गांव में ना पहले ये जो सारे राजीव गांधी वाले स्कूल खुले ना, तो जगह जगह स्कूल खुल गए थे। तो एक स्कूल है ना बिल्कुल उसके पास खुल गया, हमारे शमशान घाट के पास। आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ा गांव है तो रोज क्या होती रहती है, डेथ होती रहती है। तो जैसे ही ना वो झालर सी बजती ना और शंख से बजते, तो मास्टर जी के क्या खड़े हो जाते, कान खड़े हो जाते। वो आगे आ जाओ क्या मेरा छोरो कौन चालते रहो गाँव में, आज क्या फलानियों दादो चालता रहा, सुनारांगे कुमारांगे रबांगे। तो 2 मिनट को मौन रखो, 2 मिनट मौन है। अब गुरु जी अब कट जाओ बेटा, गांव में एड्डो मोटी घटना होगी। तो बड़े तो रोज ही शमशान घाट में कोई रोज स्कूल के रहे हो तो बंद रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ, तावड़े को टेम छोरा यहाँ जाओ, छुट्टी कर दी क्यों, इन्हों तो शव यात्रा आ गई यार, भी शव यात्रा में चालन आ रहा है, घंटे जाता राम नाम सत करता ना। एक बूढ़ी चाल है सागे सागे, वो बूढ़ी के तावड़ो बेचारो थक गयो छिया जाके बैठ गयो, कंध की छिया दीवार की छाया में जाके बैठ गया वो बूढ़ा। तो बे 2 छोरा बात करेगा, वो कौन है रहे, छुट्टी है क्योंकि कल इसकी भी डेथ होगी तो हमें क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। तो हाँ, तो उन्होंने बुड्ढों का नाम ही क्या रख दिया कि ये छुट्टी है वो कौन है, क्या छुट्टी है क्या हाँ। तो ये कंट्री क्लब वाला है, वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये छुट्टी टाइप होता है। तो ये रखा 1.9, प्रोडक्शन में कितना 1, लेकिन लोगों से संबंध बनाने में, छुट्टी करने में सबसे आगे 9, 1.9, ठीक है। ये कंट्री क्लब हो गया। तीसरा होता है टास्क ओरिएंटेड। टास्क बोलते हैं काम को, टास्क को काम ही बोला है क्या इसने, टास्क ही बोल दो ना, कार्य केंद्रित कह लो या कार्यशील कुछ भी कह लो, टास्क ओरिएंटेड होता है। टास्क ओरिएंटेड है, टास्क किसको बोलते हैं, काम को। आप जो नरेगा में काम करने जाते हैं उनको पता, उनको जाति क्या मिल जाती है, टास्क मिल जाती है।
तो मेरे गांव में ना जो और ये औरतें पुरुष पहले कुछ नहीं जानते थे, वो एक चीज जानते कि हमें क्या मिली थी, आज टास्क मिली थी। कि क्या टास्क मिली थी? तो मैं पीछे गया था, क्या टास्क मिली थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बहुत ही नहा धो के तैयार होके आते हैं, रेडी होके बिल्कुल, कि कहाँ जा रहे हैं, टास्क पे जा रहे हैं। और यार क्या टास्क है? तो सर्दी है, क्यों मेरे वहाँ धुंध आ रही थी, तो सारे पहले आग से क्या जलाते हैं, आग जलाते हैं। फिर आग से जब थोड़े ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो फिर आदमी तो ताश लगा निकाल लेते हैं, और औरतें सिर बैठ गए बातें करना चाहिए, है ये के करो ये। फिर ना आधे घंटे बाद औरतों को, पुरुष तो घर से भोजन करके आते हैं, औरतें क्या निकालती है, टिफिन निकालती है। फिर टिफिन साझा करती है और फिर टास्क पूरा करती है। फिर लगता है अब काम हो गया, फिर कहाँ चली जाती है। ये टास्क होता है, इसको टास्क बोलते हैं। तो ये है टास्क, कार्य। अब बताओ ये टास्क है, ये कार्य पे ध्यान देगा तो बताओ पैमाना कहाँ जाएगा? लोगों पे ध्यान नहीं देता, इस ये काम में टास्क पे ध्यान देता है। तो ये आएगा कहाँ? ये यहां से एक आएगा, इसको गड़बड़ कर दिया अपन ने। इसको अपन क्या कर देते हैं, 9.1 दे लेते हैं, और इसको 1.9 दे लेते हैं। ठीक है, अब हो गया ये 1.9। तीसरा चौथा होता है वो मिडिल पाथ होता है। या मिडिल ऑफ द क्या होता है, ग्राफ होता है। ग्राफ के कहां बैठा है, वो मिडिल में बैठा है। तो वो थोड़ा सा उत्पादन केंद्रित होता है और थोड़ा सा मध्यम मार्गी टाइप होता है, वो गोल्डन मीन वाला, जो हम किसकी चर्चा करके गए थे, अरस्तु का। वो थोड़ा सा प्रोडक्शन भी करवा लेता है और थोड़ा सा ये भी करवा लेता है। तो वो कितना होता है, 5.5 होता है। 5.5 कर लो एक बार, ऐसा करो तो दोनों को बराबर कर लो। पांचवा जो लीडर होता है वो होता है कौन सा, समूह वाला, टीम मैनेजर या टीम मैनेजमेंट वाला होता है, टीम वाला। ये क्या करता है, यहां से भी 9 है और यहां से भी, प्रोडक्शन भी खूब करवाता है और लोगों से संबंध भी खूब रखता है। तो बताओ कहां गया ये हो गया 9.9 वाला। इसको हम कौन सा मैनेजमेंट बोलते हैं, टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। चलो ये ग्रिड कंप्लीट हो गई। तो कई बार बाई चांस टफ सवाल आ जाए तो भले इतना माथा फोड़ी मत करना, मैंने तो आपको थोड़ा सा वो सम्मानजनक दिया, अच्छी तरह समझाने के लिए, ताकि दिमाग में तस्वीर बन जाए, इसलिए करवाया था। 1.1 9.1 बिगड़ जाओगे तो क्या होगा 1.9, ऐसा मत करना आप ये करना कि एक होता है कमजोर नेता, जो नहीं तो काम करवा पाता है और नहीं लोगों को खुश रख पाता है। कंट्री क्लब लोगों को खुश कर लेता है, हाँ छुट्टी टाइप नेता, लेकिन क्या नहीं कर पाता, काम नहीं करता, उत्पादन नहीं करवा पाता। टास्क वाला, हाँ टास्क नहीं, बीच वाले टास्क करवा लेता है लेकिन लोगों को खुश है नहीं रख पाता। मिडिल पाथ ये मध्यम मार्ग वाला होता है। और टीम वाला ये जो प्रोडक्शन भी फुल करवाता है, लोगों को खुश भी खूब रखता है, उसको बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। अब ये किसके तुल्य है? अगर हम रेसिस लिंकर्ट के साथ तुलना करें तो ये टीम मैनेजमेंट किसके तुल्य है? सहभागी ग्रुप के तुल्य, पार्टिसिपेटिव ग्रुप के तुल्य। 4 नंबर वाला नेता ऐसा होता है। तो ये हमने मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी की, प्रबंध की ग्रिड सिद्धांत किया। और ये किसका था? ब्लैक एंड माउंटेन का। ठीक है, हटा दो, हो गया। अब कंट्री क्लब होगा, अब क्या होगी, छुट्टी होगी। बचे हुए सिद्धांत कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। और कल मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज और कराऊंगा, कौन सी? नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, क्यों आई, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।